मॉर्निंग टू ऑल। तो आज कविता की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आप एक से आपको बता रहे हैं पाठ 5 7 और इससे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, आपको कविता का शीर्षक और उसके कवि का नाम सबसे पहले जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्साह। उस उत्साह का अर्थ होता है जोश। समझ? पढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए, खेलने के लिए भी उत्साह होना चाहिए, काम करने के लिए भी उत्साह होना चाहिए। हमें उत्साह का हमारे जीवन में बड़ा अर्थ और महत्व है। हर काम में उत्साह होना चाहिए, तब हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उत्साही व्यक्ति हमेशा सफल होता है, उन्नति करता है। तो उत्साह नामक इस कविता में कवि निराला जी ने बादलों को संबोधित करके लिखी गई ये कविता है। और उन बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे बादल जो गरजने के लिए करता है, बरसों बरसने के लिए उनसे कहा और लोगों की इच्छाओं को पूरा कर। बादल लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ बादल विध्वंस, नष्ट, विप्लव, विद्रोह, क्रांति, परिवर्तन की भी प्रतीक है। तो इस कविता में कवि ने कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव लाने का भी प्रयास किया। कविता के दो अर्थ, एक सामान्य अर्थ और एक विशेष अर्थ, दोनों अर्थ वहां होता है। तो आह्वान, ये आह्वान। और दूसरी जो कविता अट में रही है वो वसंत ऋतु यानी फागुन माह की सौंदर्य की कविता है। उसमें अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन है। वसंत ऋतु में प्रकृति का वातावरण कैसा होता है, कितना सुंदर और प्रभावशाली होता है, उसके बारे में होता है। तो सबसे पहले उत्साह कविता में देखो कवि क्या है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर लोग, धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरज। नए कवियों को भी कवि संबोधित करते हुए कुछ कहना चाहता है। बादल गरज, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये बादल तुम गरजो और बरसो, तुम लोगों को सुख देने वाले, तुम्हारे गरजने से, तुम्हारे बरसने से इस तपती धरती को खुशी मिलेगी। धरती में गर्मी का वातावरण, लोग गर्मी से परेशान हैं, बेचैन है, व्याकुल है। तुम्हारे गरजने से, तुम्हारे बरसने से लोगों को खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धराधर आकाश को घेर कर चारों आकाश के चारों तरफ छा जाओ, घनघोर काली घटाएं छा जाएं और तुम बरसो। कवि कल्पना करता है, ललित ललित काले घुंघराले, ये बादल
तुम्हारे सुंदर बाल, केश काले और घुंघराले। हे बादल, तुम्हारे केश काले और घुंघराले, बाल कल्पना से वाले, ये कल्पना के विस्तार के समान घने, ये कल्पना के विस्तार के समान घने, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हैं। कवि निराला नए कवियों को संबोधित करते हुए कहता है, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक, जैसे बादलों के अंदर बिजली की चमक होती है, जैसे बादल के अंदर बिजली होती है, बिजली की चमक होती है, वैसे कवि के अंदर भी जोशीली भावनाएं होती हैं और वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों की सामाजिक क्रांति, सामाजिक जागरण लाता है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसी प्रकार हे नवीन कवि, तुम भी संसार में अपनी कविता के माध्यम से नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में ब्रज छिपा रहता है, बिजली छिपी रहती है, इसी प्रकार हे नवीन कवि, तुम्हारे अंदर भी कविता रूपी बिजली की चमक छिपी है। तुम भी लोगों के अंदर नया जोश, नया उत्साह लाने के लिए काम करो। संपूर्ण संसार समझो से विकल विकल उन्मय थे उन्मय, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सगल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन मतलब होता है उदास, निधान मतलब गर्मी, सकल यानी सारा संसार, अज्ञात यानी अनजान दिशा, अनंत यानी आकाश, तप्त यानी जलती हुई, धरा मतलब धरती। कवि कहता है कि चारों ओर का वातावरण, ये बादल देखो चारों तरफ का वातावरण बेचैनी से भरा हुआ, लोग गर्मी से परेशान हैं, दुखों, इसलिए बादल तुम गरजो और वर्षो, लोगों के मन को सुख से भर, तुम्हारे गरजने से बरसने से लोगों को सुख और शांति मिलेगी। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण से बेचैन हैं, उदास हैं। आकाश में अज्ञात दिशा से आए हुए इन घने बादलों को कवि बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा कर लोगों को सुखी करने का आह्वान कर रहा है। तो हम देखते हैं कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है। क्यों? कवि बोलता है कि कवि बादलों को क्रांति का सूचक मानता है। उनका मानना है कि बादलों में शक्ति है, तो सामाजिक परिवर्तन भी ला सकते हैं, तो क्रांति की सूचक है। समाज में कभी कभी क्रांति बादलों के द्वारा भी लाई जाती है। रिमझिम, अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी केवल कोमल या मृदु भाव से नहीं, सामाजिक परिवर्तन केवल मीठी वाणी से नहीं होता, सामान्य बातचीत या कथन से नहीं होता। सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए गरजने की आवश्यकता होती है, विध्वंस की आवश्यकता होती है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए
बादलों को गरजने के लिए कहता है। तो उत्साह गीत, उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित जन की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, उनके जीवन में आशा, उत्साह और नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि में, संसार में उत्साह का वातावरण, आनंद का वातावरण बन जाता है। तो कविता में बादल विभिन्न अर्थों की ओर संकेत करते हैं। पहला सामान्य जो अर्थ है, बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। बादल मनुष्य जीवन में क्रांति लाने का संकेत करते हैं। बादल मनुष्य में उत्साह का भाव संचार करके उसे संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और बादल नवीनता और परिवर्तन की ओर भी संकेत करते हैं। अच्छा, तो जैसे बादल घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे कवि के अंतर्मन में भी भावनाओं के, विचारों के बादल छाते हैं। तो इसे भी अपने मन में आए विचारों को, क्रांतिकारी विचारों को कविता के माध्यम से बाहर निकालकर समाज में क्रांति लाने का काम करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बातें जो परीक्षा से संबंधित है, देखो कैसे परीक्षा में सवाल है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल करुणा कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल। ऐसा कविता का एक स्टांजा आएगा परीक्षा में, उसके नीचे 3 सवाल या 4 सवाल दिए जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होता है। पहला सवाल 2 नंबर का, दूसरा सवाल 2 नंबर का, तीसरा सवाल 1 नंबर का होता है, 5 नंबर का ऐसा सवाल आता है। और समय के अनुसार प्रश्न पैटर्न में परिवर्तन भी होता रहता है। तो जो अब तक हमने देखा है उसको हम बता रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। तो पहला सवाल इसमें है, कवि बादल से संपूर्ण आकाश को घेर लेने के लिए क्यों कहता है? इसका अर्थ है, कवि बादल से संपूर्ण आकाश को घेर कर बरसने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि बादल में व्रज अर्थात बादलों के अंदर बिजली की कड़क छिपी रहती है, बिजली छिपी रहती है। बिजली बहुत शक्तिशाली होती है जो नव निर्माण में सहायक हो सकती है। कवि को बादल कैसे दिखाई देते हैं? कवि को बादल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं, घुंघराले बाल के समान दिखाई देते हैं जो दूर दूर तक क्षितिज पर फैले हैं और ये अज्ञात दिशा से आए। इनके हृदय में, इन बादलों के हृदय में बिजली का निवास है जिसके कारण से आकाश में बिजली चमकती है। बादल कहाँ हैं? आकाश में। तो बादलों के अंदर बिजली छिपी रहती है, इसलिए जब बादल बरसते हैं तो कभी कभी हमें बिजली भी दिखाई देती है, बिजली की चमक भी दिखाई देती है। तो ये जो अभी हमने स्टांजा पढ़ा, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी है। छंद, इसमें कोई छंद नहीं, छंद मुक्त शैली में लिखा गया। कवि का ये नया प्रयोग है। निराला जी हमेशा नया प्रयोग के समर्थक हैं। छंद मुक्त शैली का इसमें प्रयोग। दूसरा एक और बताते हैं जो परीक्षा में आता रहता है, विकल विकल उन्मत्त थे विश्व के निधान निधा के सगर जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल तत्व बादल। तो संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है?
वर्तमान समय में संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है, कवि धरती को किससे भर देने का आग्रह कर रहा है? ऐसा सवाल परीक्षा में आता है। उत्तर होगा संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण से बेचैन हैं, परेशान हैं और उदास हैं। कभी बादलों से गर्मी से तपती धरती को फिर से जल से भरकर शीतल कर देने का आग्रह करता है। दूसरा सवाल है, कवि ने बादलों को किस दिशा से आने वाला कहकर पुकारा है? तो उत्तर होगा कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा से आने वाला कहकर पुकारा है। कवि बादलों से आग्रह करता है कि बादल अज्ञात दिशा से आकर लोगों की बेचैनी को दूर कर दो और उनके दुखों को दूर कर दो, धरती को वर्षा कराकर सुख प्रदान करो। तो कवि किसे घेर कर गरजने को कहता है? उत्तर होगा कवि बादलों से आकाश को घेर कर गरजने के लिए कहता है। तो बहुत छोटी कविता है, सरल कविता है। आपके पास हर्बर प्रेस के द्वारा लिखित जो एडिशनल बुक स्कूल की तरफ से आपको दी गई है उसको खोलिए। उसमें इस कविता का अर्थ भी बहुत अच्छा दिया है, सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। हमारे पढ़ाने के बाद वहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सरल शब्दों में इसका अर्थ लिखा। तो हर विषय एडिशनल प्रैक्टिस जो हर विषय का आपको स्कूल की तरफ से दिया गया है किताब, वो बहुत ही अच्छी किताब है। इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, साइंस की, सभी विषयों की जो एडिशनल बुक है हर्बर प्रेस के द्वारा लिखी गई, वो बहुत अच्छी है, उसको पढ़ो। तो ये भी एक सवाल है जो परीक्षा में आता है, कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाले क्यों कहा है? तो उत्तर होगा कवि को बादल मन को सुख देने वाले लगते हैं। कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाला कहा, इसलिए कहा है क्योंकि जब बादल अपने हृदय में बिजली की चमक लिए आते हैं और वर्षा कराते हैं तो भयंकर गर्मी से बेचैन उदास धरती पर रहने वाले सभी प्राणी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, बहुत सुख का अनुभव करते हैं, राहत और खुशी अनुभव करते हैं। तो विद्युत छवि उर्मी लिए, विद्युत छवि उर्मी, इसका अर्थ क्या है? वस्तुतः पंक्ति का अर्थ है कि हे बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की जो रेखा है वह मानव समुदायों को नया जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है। बिजली में शक्ति हो, विनाश की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। जहाँ बिजली गिरती है वहाँ विनाश हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बिजली का ये गुण है, जहाँ गिरेगी वहाँ विनाश कर देगी और परिवर्तन कर देगी। तो कवि बोलता है, हे बादल, तुम्हारे हृदय में जो बिजली की रेखा है वो बहुत शक्तिशाली है। वह मानव समुदाय को नया जीवन देने वाली है, अद्भुत शक्ति देने वाली है। वास्तव में विद्युत यहाँ ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। बिजली जो है वो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है जो बादलों के हृदय में छिपी है। बादल किसी शक्ति का प्रयोग करके विप्लव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। बादल जब गरजते हैं और बरसते हैं, कई स्थानों में देखो बाढ़ आ जाती है, इतना पानी बरसता है आकाश से, बादलों से, कि पूरा इलाका पानी में बह जाता है। तो पानी में कितनी शक्ति है इससे पता चलता। तो बादल शक्ति का प्रतीक है, विप्लव का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है।
बादलों को नया जीवन देने वाले कहा गया। क्यों? बादल वर्षा करते हैं और सभी लोगों को वर्षा से नया जीवन मिलता है। वर्षा से मुरझाए हुए प्राणी जगत और संपूर्ण जगत को नया जीवन मिलता है। धरती जो गर्मी से बहुत परेशान होती है, पानी को प्राप्त करके सुख का अनुभव करती है। पानी आ जाने से धरती का तापमान भी कम हो जाता है, लोगों को नया जीवन मिलता है। जीवन का आधार है पानी। पानी के बिना जीवन नहीं। तो हमारे जीवन को सुखी बनाता है, हमारे जीवन को उत्साह से भर देते हैं, स्फूर्ति से भर देते हैं। अन्नदाता किसान वर्षा से ही अपने खेती का काम करते हैं। तो बादलों के हृदय में क्या छिपा है? बादलों के हृदय में वज्र के समान विनाश करने वाली विद्युत शक्ति छिपी, जिसमें नवीन सृष्टि का सृजन किया जा सकता है। यह नव जीवन का प्रतीक। बादल प्यासे पीड़ित जन की प्यास बुझाते हैं तथा कई कल्पना करने वाले भी होते हैं। उन्मन और विकल कौन है और क्यों? उन्मन और विकल बादल है। सारा जगत भयंकर गर्मी से परेशान है तथा जीव जंतु बेचैन है। हमें जगत की यह दयनीय हालत देखकर बादल जब बरसते हैं तो पूरा व्याकुल संसार प्रसन्न हो जाता है। तो कवि ने बादलों को किस आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया? कवि ने बादलों को गर्मी से पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, नई कल्पना और नए निर्माण करने वाला, क्रांति करने वाला बताया है। इस प्रकार बादल प्राणियों के जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार करते हैं। संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण संसार में उमंग उत्साह भर देते हैं। कवि ने बादलों को क्या क्या कहा है और क्यों? कवि ने बादलों को कल्पना जैसे विस्तार के समान घने बाल वाले, नव जीवन देने वाले कवि के समान, नए कवि के समान, अज्ञात दिशा से आने वाले, अनंत के घन इत्यादि कर संबोधित किया है। बादलों के हृदय में वज्र के समान विनाशकारी विद्युत शक्ति छिपी है। वह नई सृष्टि का, नए निर्माण का प्रतीक है। तो उत्साह कविता का उद्देश्य क्या है? हमारी नजर में उत्साह कविता का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाने का संदेश देना है। समाज में जो परिवर्तन आते हैं वो क्रांति से आते हैं, विद्रोह से आते हैं, गरजने से आते हैं, कोई बड़ा कदम उठाने से आते हैं, साहसिक कदम उठाने से, सामान्य बात से नहीं आते। तो हमेशा संसार में परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति का नियम भी है और समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति जरूरी है। हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, क्रांति आई, लोगों के अंदर जागरण आया, ये देश हमारा है, हमें इस देश को आज़ाद करना है। तो लोगों ने क्रांति लाई है, विद्रोह किया, आवाज़ उठाई, संघर्ष किया, अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया और अंत में ये बलिदान, ये क्रांति क्या परिवर्तन लाया। हम गुलामी से मुक्त हुए, आज़ाद हुए और आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो परिवर्तन साधारण बातों से नहीं, परिवर्तन के लिए क्रांति चाहिए, विद्रोह चाहिए, तब समाज में परिवर्तन, तब कोई बड़ा
संघर्ष चाहिए तब होता है। तो इस प्रकार उत्साह कविता जोशीले, गर्विले, उत्साही कवि के रूप में बादलों की तरह चारों ओर घूम कर लोगों के दुखों और कष्टों को समाप्त करने के लिए बादल को आह्वान करते हैं। कवि निराला एक जोशीले, गर्विले और उत्साही कवि के रूप में बादलों की तरह चारों ओर घूम कर लोगों के दुखों और कष्टों को समाप्त करने के लिए बादलों से आह्वान करते हैं, आह्वान कर रहे हैं। तो ये अभी हमने आपको पहली कविता के बारे में बताया है। इसके बाद इसके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की दूसरी कविता भी जिसका नाम है आठ नहीं रही। आठ का मतलब होता है समाना, आभा मतलब सौंदर्य, पर यानी पंख, मंद गंध यानी हल्की खुशबू, पूरी यानी हृदय, पुष्पमाल यानी पुष्पों की माला, पाठ पाठ यानी जगह जगह, शोभा श्री यानी सौंदर्य। हट नहीं रही है आभा फागुन के तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते घर घर भर देते, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद मंद पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री, पट नहीं रही है हट नहीं रही। बस छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि ने फागुन मास वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करता है, किया है। कवि कहता है हट नहीं रही, संसार में वसंत ऋतु आ गई और वसंत का वातावरण छा गया है। चारों ओर फागुन मास की शोभा बिखर गई है और यह शोभा समा नहीं रही, असीम शोभा कहीं पर समा नहीं। इस ऋतु की, फागुन मास की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो कहीं समा नहीं रहा है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं रही है, मन में समा नहीं रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं। वसंत ऋतु में चारों तरफ, प्रकृति में चारों तरफ रंग बिरंगी अनेक प्रकार के सुगंधित फूल खिलते हैं, महकते हैं। तुम सांस लेते हो, उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। ये फागुन मास जब तुम सांस लेते हो तो सांस लेते समय तुम संपूर्ण संसार को सुगंध से भर देते हैं। घर घर में खुशबू भर जाती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है, यदि मैं इन सब से आँख हटाना चाहूँ तो भी आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। इस समय डालियाँ, पेड़ों की जो डालियाँ हैं, कहीं लाल हैं तो कभी कहीं हरे पत्तों से भरी हुई हैं। इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन मास के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाले फूलों की माला पड़ गई हो, डाल दी गई हो। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा है और यह सौंदर्य कहीं समा नहीं रहा। तो छायावाद की एक खासियत है, छायावादी कविता, इस छायावाद की एक विशेषता है कि कवि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि कवि की आँख
फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही। बस क्यों? फागुन की आभा बहुत सुंदर है और कवि इससे बहुत प्रभावित है, जिससे देखकर प्रकृति प्रेमी कवि निराला जी प्रकृति प्रेमी, प्रकृति का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। इस समय डालियां कहीं लाल है, कहीं हरे पत्तों से लगी दिखाई देती हैं, चारों ओर फूल खिले हैं। फागुन मास का सौंदर्य बहुत अधिक है। इस कारण से फागुन की सुंदरता को देखकर कवि की नजर हट नहीं रही। बस आज इतना बता रहे। कल हम इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और आपके पास जो भी गाइड बुक है, हेल्प बुक है, उसको निकालिए और उत्साह और पट में रही है कविता का जो अर्थ दिया है, प्रश्नोत्तर दिए हैं, उसको पढ़िए और उसको लिखिए। पढ़ने और लिखने का काम जारी रखिए, जिससे परीक्षा में आपको आसान हो जाए। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो हमसे 7894945066 पर संपर्क कीजिए। हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार। धन्यवाद। नमस्कार।